Hello students, I am here with the 8th lecture of the chapter Indigo from your book Flamingo. In the previous lectures we have already discussed that the battle of Champaran was won and finally indigo sharecropping disappeared forever. हमने ये देखा कि चंपारण का जो बैटल था, जो वहाँ जो मुद्दा चल रहा था, उस पर फाइनली गांधी जी शेयर क्रॉपर्स की जीत होती है। गांधी जी शेयर क्रॉपर्स और जो लॉयर उनके साथ लड़ रहे थे उनकी जीत होती है, यानी कि चंपारण की जीत होती है और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग हमेशा के लिए क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अब बचा क्या इस चैप्टर में, है ना, क्योंकि द होल चैप्टर वाज अबाउट इंडिगो एंड द शेयर क्रॉपर्स एंड द मेन टॉपिक और थीम ऑफ द चैप्टर वाज इंडिगो शेयर क्रॉपिंग, और जो उससे रिलेटेड अग्रीमेंट था, जो इनजस्टिस हो रहा था वही था। तो ये तो ख़त्म हो गया, तो नाउ व्हाट, अब क्या बचा हुआ है चैप्टर में। So let's see what is left in the chapter and what else the chapter is about. Okay. Gandhiji never contented himself with large political or economic solutions. गांधी जी को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई थी, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी कि पूरे बिहार को और मोतिहारी और चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके ब्रिटिश वहाँ से चले गए थे, अबैंडन कर दिया था, उसको छोड़ दिया था, है ना। और इस वजह से गांधी जी काफ़ी फेमस हुए। तो ये एक तरह की राजनीतिक जीत थी, वो पॉलिटिकल जीत हुआ। और 25% रीपेमेंट और रिफंड मिलता है किनको, शेयर क्रॉपर्स को। तो ये इकोनॉमिक आर्थिक जीत भी हुई, वो भी सोल्यूशन मिला। लेकिन गांधी जी इन सारी चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं होते थे, मतलब राजनीतिक सोल्यूशन, राजनीतिक हल और आर्थिक जीत, इन सारी चीज़ों से गांधी जी कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट होना, ठीक है। ये सारी चीज़ें गांधी जी को कभी सेटिस्फाई नहीं करती थी, कभी संतुष्ट नहीं करती थी। तो उनको संतुष्ट क्या करता था, ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। अब उन्होंने देखा कि चंपारण जो है वो काफ़ी पिछड़ा है, किन मामलों में, कल्चरली, वहाँ कल्चरल ग्रोथ नहीं है, यानी सांस्कृतिक ग्रोथ नहीं है, और सोशल यानी कि सामाजिक उन्नति प्रगति नहीं दिखाई दे रही है वहाँ पे उनको, ठीक है। तो वो ये दो चीज़ें, क्योंकि हमारा देश कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, बहुत रिच है कल्चर में और समाज के लिए भी, तो ये दोनों चीज़ें वहाँ चंपारण में उनको, उसमें वो बहुत बैकवर्ड नज़र आया, बहुत पिछड़ा हुआ नज़र आया चंपारण इन दोनों मामलों में। तो गांधी जी तुरंत इमीडिएटली चाहते थे कि इन बातों के लिए कुछ ना कुछ कदम उठाया जाए और इसका सोल्यूशन निकाला जाए और कुछ ना कुछ हल ढूंढा जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, ही अपील फॉर टीचर्स महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, टू यंग मैन हु हैड जस्ट जॉइंड गांधी जी एज डिसाइपल्स एंड देयर वाइव्स वॉलंटियर्ड फॉर द वर्क। गांधी जी तुरंत अपील करते हैं टीचर्स से, वहाँ जो टीचर होते हैं आसपास उनसे अपील करते हैं, और उनके दो डिसाइपल, डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, जो गांधी जी को बहुत सारे ऐसे मूवमेंट्स में उनका साथ देते होंगे, ज्वाइन किए होंगे, ठीक है। तो उनमें से दो डिसाइपल ऐसे थे जिनका नाम था महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, एक्सक्यूज मी, नरहरि पारिक, ठीक है। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक, ये दोनों कौन थे, गांधी जी के दो ऐसे शिष्य थे जिन्होंने अपनी वाइफ्स के साथ, अपनी पत्नियों के साथ मिल करके बढ़ चढ़ के इस काम में क्या की, मदद की। क्योंकि गांधी जी को ये एक जन का काम नहीं था, पूरे गांव को डेवलप करना, पूरे गांव को शिक्षित बनाना, पढ़ा लिखा बनाना, सिखाना, चीज़ों को कल्चरली डेवलप करना, ये एक जन का काम नहीं था, इसके लिए काफ़ी लोग चाहिए होते थे। तो इसीलिए गांधी जी कुछ टीचर से अपील करते हैं और इन दोनों अपने शिष्यों से मदद मांगते हैं, और इनकी वाइफ भी इन काम के लिए, इस काम के लिए क्या बढ़ चढ़ के आगे बढ़ करके वो क्या करती हैं, हिस्सा लेती हैं, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, और इस काम में हिस्सा लेने के लिए कई सारे लोग और भी वहाँ शामिल होते हैं। कुछ लोग बॉम्बे से आते हैं, बॉम्बे इज़ नाउ मुंबई, मुंबई है अभी, पूना विच इज़ पुणे राइट नाउ,
एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और भी इंडिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और क्या करते हैं, इस कार्य में शामिल होते हैं, इस काम में शामिल होते हैं और गांधी जी की मदद करते हैं कि चंपारण को क्या बनाया जाए, डेवलप किया जाए थोड़ा। देवदास, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. गांधी। गांधी जी के जो सबसे छोटे बेटे थे उनका नाम था देवदास, ठीक है, देवदास, यंगेस्ट सन ऑफ गांधी जी। और गांधी जी की वाइफ कस्तूरबा गांधी, ठीक है, गांधी जी की वाइफ और गांधी जी के सबसे छोटे बेटे, वो लोग भी क्या करते हैं, आश्रम से यहाँ आ जाते हैं गांधी जी की मदद करने के लिए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेजेस। अब इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, सब जोर शोर से काम कर रहे थे, तो आसपास के 6 गाँव में आसपास के 6 गाँव में क्या हो गया, प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए, छोटे बच्चों का स्कूल, प्राइमरी स्कूल्स खोल दिए गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। अब कस्तूरबा गांधी जी जो थी, वो गांधी जी की वाइफ, वो खुद वहाँ पे लोगों को क्या सिखाती थी कि कम्युनिटी को, अपने आसपास के जगह को, वातावरण को कैसे साफ रखा जाता है, क्लीनलीनेस सिखाती थी वो, ठीक है, साफ सफाई सिखाती थी, उनका महत्व बताती थी उनके बारे में, क्योंकि कल्चरली किसी चीज़ को डेवलप करने का मतलब है कि सबसे पहले बेसिक रूल्स आना चाहिए, बेसिक आश्रम रूल सिखाती थी वो उनको, क्योंकि वहाँ जो आश्रम में लोग रहते होंगे उनको सिखाते होंगे सुबह इतने बजे उठना है, सबसे पहले नहाना है, नहा के भोजन करना है, प्रार्थना करना है। तो एक हॉस्टल में, एक आश्रम में क्या होता था, सब कुछ बहुत रूटीन होता है, बहुत कुछ डिसिप्लिन होता है, सब कुछ बहुत टाइमली होता है, टाइम टेबल के अनुसार होता है, और सब चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम डिपेंडेंट होता है ना, और लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं। इसी वजह से उनमें क्या होता है, डिसिप्लिन होता है बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़रूरी है किसी जगह को कल्चरली डेवलप करने के लिए, ठीक है। संस्कृति इसी को कहते हैं, यहीं से आप में डिसिप्लिन होगा तो वो आपकी संस्कृति को क्या करता है, उससे झलकता है, झलकती है हमारी संस्कृति, है ना। रेस्पेक्ट, हमारे जो छोटे छोटे रूट्स हैं, जो भी चीज़ें हमारे रूट्स में बसी हुई हैं, हमारे एंशिएंट टाइम से जो चीज़ चला आ रहा है ना, हम लोग स्टूडेंट्स को या सब कोई को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना। तो ये अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है ना, लोग नहीं उठते हैं 4 बजे या ब्रह्म मुहूर्त में, जबकि उस टाइम पे उठने का अलग महत्व होता है। तो ये सारे हमारे रूट्स हैं, ये हमारा कल्चर है, जो हम लोग को सिखाया जाता है, और ये हमें कहाँ से मिलता है, हमारे एंशिएंट, हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोगों से हम तक आया है। तो कुछ जगह पे अभी भी इन सारी चीज़ों को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, चाहे ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी हो, बिना नहाए लोग खाना नहीं खाते हैं, है ना। तो ये सबके पीछे एक सिग्निफिकेंस होता है, सबके पीछे एक अपना रीज़न होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न होता है। तो उस चीज़ को लोग उस पूरे दिल से फॉलो करते हैं, है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज़ बदलती नहीं है, वो उनको फॉलो करना है, मतलब करना है। तो वो डिसिप्लिन उनके अंदर क्या होता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, इतने दिन से फॉलो करते करते। तो ये गांधी जी क्या करते थे, क्या चाहते थे कि वहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को सिखाया जाए लोगों को। और कस्तूरबा गांधी जी आश्रम के रूल सिखा रही थी वहाँ लोगों को, क्लीनलीनेस सिखा रही थी, साफ़ सफाई सिखा रही थी। फिर कम्युनिटी सैनिटेशन, मतलब खुद तो साफ रहो और अपने आसपास भी क्या रखना है, स्वच्छता रखना है। सैनिटेशन का मतलब होता है शौच, बाथरूम्स एंड रिलेटेड टू दैट। सैनिटेशन मतलब शौच, स्वच्छता, ठीक है। क्लीनलीनेस रिलेटेड टू बाथरूम, ऑलराइट। तो दैट वो उनको सिखाती है कि बाहर जैसे पूरा पहले लोग होते थे कि खुले में शौच करते थे, बाहर अंधेरे में या गलत टाइम, यू कैन से कि अंधेरा ही होता था और औरतों को बाहर जाना पड़ता था बाथरूम के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती थी, बहुत ज़्यादा यू कैन सेफ़ नहीं हैं, और ये उनके हाइजीनिक भी नहीं है ना, स्वास्थ्य के लिए भी सही नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें, और लोग सड़कों पे नालियाँ बह रही होती हैं, कहीं पे भी बर्तन धो लिए, कहीं पे भी पानी गिरा दिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ के लोगों को नहीं मालूम था। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें उनको सिखाना पड़ रहा, ये कस्तूरबा गांधी जी उनको इन सारी चीज़ों को सिखाती है उनको, ठीक है।
हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से वहाँ हेल्थ नहीं था, हाइजीन नहीं था, ना स्वच्छता थी, ना स्वास्थ्य था, और इस वजह से क्या हो रहा था कि वहाँ के लोगों के का हेल्थ कंडीशन बहुत ही ज़्यादा दयनीय था, मिजरेबल था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, और गांधी जी कुछ डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो अपना सर्विस अपने तरफ से सेवा के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं और 6-6 महीने तक वहाँ पे रह करके लोगों की सेवा करते हैं वहाँ डॉक्टर्स। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल, 3 मेडिसिन को हमेशा अवेलेबल करवाया जाता है। पहला कैस्टर ऑयल, दूसरा क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन को हमेशा रखा जाता था, रखते थे लोग वहाँ पे। अब क्यों रखते थे? एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। किसी को भी ऐसा लगता था कि बुखार है या जीभ में, डॉक्टर जब बुखार होता है या वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हम लोगों को, तो डॉक्टर हमारी जीभ को चेक करते हैं, उस पर परत होती है, अगर वाइट परत होती है तो दैट इज़ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो इसीलिए वहाँ पे हमेशा कैस्टर ऑयल रखा जाता था, ताकि जिसके भी जीभ में परत नज़र आ रही है तो यानी कि वो बीमार है, उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन, उसको तुरंत कैस्टर ऑयल दे दिया जाए। फिर क्विनाइन रखा जाता था। क्विनाइन मलेरिया के लिए, उतनी गंदगी है, हर जगह पानी जमा हुआ है, ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, सैनिटेशन सही नहीं है, तो उस वजह से क्या होता था, मलेरिया, मच्छर होते थे बहुत, और मच्छर के बहुत होने की वजह से मलेरिया होता था लोगों को। तो इसीलिए क्विनाइन की दवा हमेशा रखी जाती थी और जो लोगों को मलेरिया होने पे दिया जाता था। सल्फर ऑइंटमेंट, anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruption received ointment plus castor oil. किसी किसी को स्किन इरप्शन हो जाता था, मतलब स्किन में किसी तरीके का रैश हो गया, किसी तरीके का छाला पड़ गया, घाव हो गया, ऐसी अगर चीज़ें होती थी तो उसको सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारे वहाँ पे जो हेल्थ कंडीशन ख़राब था, आसपास साफ़ सफाई नहीं थी, इस वजह से ये तीनों चीज़ें हमेशा लोगों को वहाँ होते रहती थी, और इसीलिए ये तीनों दवाई को हमेशा वहाँ रखा जाता था, ताकि लोगों को जब ज़रूरत पड़े और वहाँ डॉक्टर्स ना भी अवेलेबल हों तो ये सारी चीज़ें, ये 3 चीज़ें से लोग अपना इलाज कर सकें। गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। गांधी जी ने औरतों के कपड़ों के हालत देखे जो कि बहुत गंदे थे, मैले थे, डर्टी थे। फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, फिल्दी, बहुत बुरा हालत था। वहाँ की जो औरतें थे, जो कपड़े वो लोग पहनते थे, उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बहुत गंदी थी, ठीक है। ही आस्क्ड कस्तूरबा टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने गांधी जी की वाइफ उन्होंने अपनी वाइफ यानी कस्तूरबा गांधी से बोला कि उन औरतों से इस बारे में जाके बात करो, ठीक है, उनको सिखाओ। One woman took कस्तूरबा into her hut and said, एक औरत कस्तूरबा जी को अपने झोपड़े में लेकर के जाती है और उनको बोलती है, Look, there is no box or cupboard here for clothes. That the sari I am wearing is the only one I have. देखो, यहाँ पे मेरे झोपड़े में ना ही कोई कबर्ड है, ना ही कोई अलमारी है, ना ही कोई बॉक्स है जहाँ मैं अपने कपड़े को रख सकूँ, और ये मेरे पास ये इकलौती साड़ी है जो मैंने पहन रखी है। अब एक इंसान एक ही साड़ी को रिपीटेडली रोज़ पहन रहा है, तो जाहिर है कि वो नहाता भी अगर होगा तो भी उसको ही पहनता होगा। अब ऐसा तो नहीं कि उसको धुल करके और सूखने का इंतज़ार करता होगा, तो वो उसी को बार बार पहन रही है, तो इसी वजह से वो और भी गंदा है। तो ये उनका पुअर स्टेट है, पुअर कंडीशन है, जिस वजह से ये भी एक रीज़न है जिस वजह से उसको बेचारी को वो मैले कुचैले कपड़े पहने रहने पड़ते हैं। During his long stay in चंपारण, गांधी kept a long distance watch on the आश्रम। अब गांधी जी तो यहाँ रह ही रहे थे काफ़ी दिनों तक, उनको इधर उनका टाइम चला गया चंपारण में। पहले तो इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को इंसाफ दिलाना, उसके बाद उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने ये पैथेटिक स्टेट देखा चंपारण का, तो वो भी बहुत ज़्यादा उनको परेशान करने लगा। इस वजह से वो ठान लिए कि यहाँ का स्टेट जब तक कंडीशन ठीक नहीं करेंगे तब तक वहाँ से जाएंगे नहीं। तो काफ़ी लंबा समय उनका रह गया, लेकिन उधर आश्रम भी था जिसको उनको देखना था, तो वो दूर से ही यहीं से हालचाल लेते रहते थे वहाँ का आश्रम का। वो अपना ज़्यादा समय चंपारण में बिताने लगे।
He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. वो हमेशा मेल से वहाँ इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे, जो भी सूचना होती थी, जो भी उनको बातें बतानी होती थी, वो सारा मेल के द्वारा भेज देते थे। और वहाँ फाइनेंशियल अकाउंट जो होता था, जो भी बही खाता चल रहा था वहाँ पे, वो सारा चीज़, उसका हिसाब पत्तर वो लेते रहते थे। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. अब वो वहाँ के एक रेसिडेंट, वहीं के एक निवासी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि जो ये पॉट्स बने हुए हैं, टंकी बनी हुई है, लैट्रीन टंकी जो होती है उसको बंद कर दो और अब नए वालों को खुदवा लो, क्योंकि वो पुराने वाले क्या हो जाएंगे, ख़राब स्मेल करने लगेंगे। तो सोचो उनको यहाँ वो सैनिटेशन और ये सारी चीज़ों को, साफ़ सफाई को कितना ज़्यादा महत्व देते थे कि यहाँ पे रहने के बाद भी once he wrote to the residents that it was time to fill, कि यहीं पे बैठे बैठे उनको चिंता लगी हुई है और वो वहाँ पे किसी को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि जो पुरानी टंकियाँ हैं उनको बंद करवा दो, ताकि नहीं तो उनमें से बदबू आने लगी, और नए वाले से नया काम करवाओ, नया टंकी बनाओ और उसको यूज़ करो, नहीं तो वहाँ का सैनिटेशन भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नहीं तो उससे बदबू आने लगेगी। तो मतलब ही वॉज़ वेरी हाइजीनिक, यू कैन से। उनको साफ़ सफाई, क्लीनलीनेस, अपने देश को साफ़ रखना, ये सब उनके क्या थे, विचार थे। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. अब ये जो चंपारण का जो एपिसोड हुआ, जो शेयर क्रॉपर्स के साथ हुआ, ये जो इंसाफ दिलाना था। अच्छा याद करो, मैंने आपको चैप्टर के बिगिनिंग में ही बताया था कि गांधी जी ने एक लाइन लिखी है जो कि वो चैप्टर शुरू करने से पहले लुईस फिशर को बोलते हैं। वो ये था कि I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. कि किस तरीके से उनमें ये इच्छा आई, प्रबल इच्छा आई कि अब ब्रिटिश को यहाँ से भगाया जाए, है ना, इंडिया से भगाया जाए। और ये कब आया था, ये 1917 में आया था, ठीक है। अब 1917 में उनको ये इच्छा आई थी और वो लोग 1917 में ही ये चंपारण का एपिसोड हुआ था, है ना। 1917 में ही के आसपास वो चंपारण में रहे। अप्रैल में वो चंपारण गए थे पटना, है ना। जब ट्रेन में बैठते हैं वो 15 अप्रैल 1917 मिडनाइट को पहुंचते हैं। तो ये चंपारण वाला होल एपिसोड कब हुआ ये होल एपिसोड कब हुआ, पूरे 1917 में हुआ, 1917 में हुआ। और तभी से ये क्या बन गया, ये जो एपिसोड बना, ये जो देखा उन्होंने अपनी आँखों से कि मेरे देश के लोगों की स्थिति कितनी दयनीय है ना, कि एक तरफ कोई उनको इतना ज़्यादा परेशान कर दे रहा है कि अपने ही जगह पे वो लोग को अपनापन फील नहीं हो रहा है, वो लोग शांति से सांस नहीं ले पा रहे हैं, अपनी चीज़ों पे ही अपने मन से खेती नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होने लगी, उनको महसूस हुई, है ना। उन्होंने ब्रिटिश को तो भगा दिया, और ब्रिटिश ही ना कहीं रीज़न थे उनको गरीब करने के पीछे, कि वो इतने गरीब हैं कि ना ही उनको सैनिटेशन की चिंता है, ना ही उनके पास कपड़े हैं, तो सिर्फ एक कपड़ा है, एक साड़ी है जो कि वो लोग पहने हुए हैं। झोपड़े में कोई बॉक्स नहीं है जिस पे वो लोग कपड़े रख सके। उनकी कंडीशन इतनी पैथेटिक है, इतनी पुअर है, इतनी मिजरेबल है ना, दयनीय स्थिति है उनकी। तो ये क्या हो गया, ये उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया, जिसमें क्या उनको रियलाइजेशन से पूरे वो भर गए, है ना। What I did, he explained, उन्होंने बोला मैंने क्या कर दिया, है ना, was a very ordinary thing, what I did, मैंने जो किया, was a very ordinary thing, मैंने जो भी किया वो बहुत ही मामूली चीज़ थी। मैंने क्या किया, मैंने जो किया वो बहुत ही आम बात थी। मतलब ब्रिटिश को यहाँ से भगा देना या तुम लोगों को इंसाफ दिला देना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं की मैंने, ये बहुत मामूली काम किया मैंने। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। हाँ, क्योंकि अपने ही कंट्री में अगर कोई आप ही के घर में, सब कंट्री छोड़ दो, आपके घर में कोई आ करके और दादागिरी कर रहा है और आप ही को नौकर बना करके रह रहा है, तो अगर आप उसको बोलते हो कि सुनो मेरा घर है, तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ नहीं रह सकते हो और ये मेरा घर है, यहाँ मेरी जैसी मर्जी होगी मैं वैसे रहूँगी, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये बहुत मामूली चीज़ है। जो कि
यही बात समझा रहे हैं गांधी जी कि अपने ही देश से अगर मैंने ब्रिटिश को भगा दिया और उनको ऑर्डर दे दिया कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, ये मेरी कंट्री है, उनको मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, ये बहुत मामूली चीज़ की है मैंने, है ना। क्योंकि अगर उन्हीं की कंट्री में जाकर के और उनको भगा दिया होता तो ये बहुत बड़ी बात होती, लेकिन मैंने अपनी कंट्री से किसी बाहरी गेस्ट जो आया था, वो गेस्ट भी नहीं था, वो मेरे ऊपर कब्जा, मुझे ही गुलाम बना रहा था, उसको मैंने क्या किया, अपने देश भेज दिया, ठीक है, अपने घर वापस भेज दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं की मैंने, बहुत मामूली सा काम था ये। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफायंस। लेकिन ये जो चंपारण का एपिसोड था, ये कोई विद्रोह वाला कोई एक किस्सा नहीं था, ये शुरू ही नहीं हुआ था विद्रोह से। गांधी जी वहाँ आए थे तो ऐसा कुछ उनको लगा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा विद्रोह जैसा, है ना। वो बस वहाँ सिंपली वहाँ पे वो आए थे, वो लोगों उनको लगा कि किसानों के साथ कुछ हो रहा है, उनको ये भी नहीं पता था कि ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व है, ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे। वो बस राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे वो वहाँ पे आ गए थे। तो ये एक विरोध वाला कोई एपिसोड शुरू नहीं हुआ था, विरोध से शुरू हुआ ही नहीं था। ऐसा नहीं था कि एकदम आक्रोश लेकर के आए थे, प्रोटेस्ट करेंगे और सबको भगाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पेजेंट्स। हाँ, लेकिन ये धीरे धीरे एक ऐसे अटेम्प्ट में बदल गया, एक ऐसे एक ऐसा यू कैन से चांस, एक ऐसा चांस बन गया ये, जिससे क्या हो गया, हमारे देश के कुछ लाखों किसान का क्या हो गया, अपलिफ्टमेंट हो गया, है ना। उनका डिस्ट्रेस कम हो गया, उनकी जो पीड़ाएं थी वो कम हो गया, है ना। क्योंकि देखो वहाँ के जो किसान थे वो कई सालों से इतने ज़्यादा पीड़ित थे, ये अत्याचार सह रहे थे। और ऐसा नहीं था कि गांधी जी वहाँ से आए थे और बस एकदम कि ये लोग को के पे अत्याचार कर रहा है, उन लोग को भगा देना है, आज तो इंसाफ दिला के ही रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो बस वहाँ आए, सिंपली मुद्दों को समझे, धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ इतना ही परेशानी नहीं, इनकी कंडीशन और भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये धीरे धीरे ग्रोथ हुआ, है ना। और वो ग्रोथ क्या बदल गया, ये एलिविएट हुआ, मतलब अपलिफ्ट किया कि जो पुअर पीजेंट्स हैं, जो हमारे देश के गरीब किसान हैं, इन लोगों के जो स्ट्रेस है, इनकी जो परेशानियां हैं, उनको क्या किया जाए, थोड़ा कम किया जाए और इन लोग को भी अच्छे से जीने का क्या दिया जाए, मौका दिया जाए। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions। और यही गांधी जी का क्या था, पैटर्न था, है ना। यही उनके लड़ने का तरीका था कि पॉलिटिकली तो वो लड़ते ही थे, वो तो इन्वॉल्व थे ही पॉलिटिकल चीज़ों में, जो चल रहा था वो जो लड़ाई वगैरह थी वो क्या थी, पॉलिटिकल थी, वो चल रही थी। लेकिन उसके साथ साथ वो चाहते थे कि ये राजनीतिक जो लड़ाई है उसमें कुछ ऐसे प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिन प्रतिदिन जो लोगों की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ आती रहती हैं, विपत्तियाँ आती रहती हैं, उसको भी क्या करे, सॉल्व कर दे, है ना। क्योंकि सब पॉलिटिकली इतना ज़्यादा, अभी भी देखो जैसे तो पॉलिटिकल पार्टी बहुत लड़ते हैं, तो वो लड़े, लेकिन उनके लड़ने में गरीबों का कुछ तो भला हो। उससे क्या हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, हम गैस का दाम इतना कम कर देंगे, दूसरा वाला हम और कम कर देंगे, तो ये कम करने के चक्कर में क्या हो रहा है, गरीबों का कुछ तो भला हो, तुम लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉलिटिकल तुम्हारा काम है, वो राजनीतिक काम तुम्हारा, तुम लड़ते रहोगे। लेकिन उन लड़ने में क्या हो, ये डे टू डे प्रॉब्लम जो हमारा है वो कम तो हो नहीं, लेकिन अब क्या होने लगा, वो बढ़ने लगा है ना। ये एक जन घटाता है शुरू में, लेकिन जब वो पावर में आ जाता है तो दूसरा वाला और उसको क्या करता है, बढ़ा देता है। तो ये चीज़ गांधी जी के टाइम पे नहीं थी, उनका पैटर्न था कि कोई चीज़ राजनीतिक मुद्दा अगर है तो उसमें गरीबों का कुछ भला हो जाए, और जो वास्तविक जो चीज़ें हैं, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उनमें उससे कोई सल्यूशन निकले। और इंटरट्विंड का मतलब जुड़ा होता था, पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल ये हमेशा इंटरट्विंड होता था, मतलब एक दूसरे से जुड़ा होता था, ठीक है। His was not a loyalty or to abstraction, it was a loyalty to living human beings। और उनका जो लॉयल्टी का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ पूरा समर्पित होना, है ना। तो उनका जो एक होता है ना कि माइंड सेट, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइंड सेट। एक मूर्खी समझते हैं,
अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम मान लिए कि पेड़ हरा होता है, ठीक है, पेड़ हरा है, ये मैं पहले से सुनती आ रही हूँ, ठीक है। अब घर के अंदर एक मान लो लाल साग, रेड कलर का जो स्पिनिच होता है, ठीक है, वो तो ग्रीन नहीं है, तो क्या वो प्लांट नहीं है? तो जो एक मूर्खी होंगे ना, जो एक थॉट से एक कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते होंगे, तो उनका दिमाग इतना रिजिड होता है ना, उनके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा रिजिड होता है कि वो उसको क्या बोलेंगे, वो लाल है, वो पौधा नहीं है, जो हरा है सिर्फ वही पौधा है, जो लाल है वो पौधा है ही नहीं, है ना। वो रेड वाले पौधे को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे नहीं कि वो प्लांट है। तो ये बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब होता है एब्स्ट्रैक्शन का कि एक कॉन्सेप्ट पे रिजिड होना। तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, जो गांधी जी जो लॉयल थे, वो एब्स्ट्रैक्शन के प्रति नहीं थे। उनका कहना था कि कोई अगर चीज़ नियम बना है तो लिविंग बीइंग के अनुसार वो लॉयल है, वो लिविंग बीइंग के तरफ समर्पित है, ह्यूमन बीइंग के तरफ, ह्यूमैनिटी, इंसानियत की तरफ उनका समर्पण ज़्यादा है। और जैसे जैसे समय बदलेगा वो समर्पण क्या होता जाएगा, वो एब्स्ट्रैक्शन उनको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। मेरा लॉयल्टी एब्स्ट्रैक्शन की तरफ नहीं है ना, मेरा लॉयल्टी लिविंग और ह्यूमन बीइंग की तरफ है। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने विचार को भी बदलूंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने तरीके को भी बदलूंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने पैटर्न को भी बदलूंगा। तो ये लॉयल्टी थी उनकी, है ना। तो वो रिजिड नहीं थे किसी कॉन्सेप्ट को लेकर के। ऑलराइट, इन एवरीथिंग Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free India who could stand on his own feet and thus make India free. अब जितना भी जो भी पैटर्न अपनाए गांधी जी, जो भी मुद्दा अपनाए, जो भी करे, हर एक कॉन्सेप्ट में क्या होता था, गांधी जी ये ट्राई करते थे कि वो एक नए भारत को गढ़े, है ना। मोल्ड अ न्यू फ्री इंडिया, मोल्ड का मतलब होता है गढ़ना। तो वो चाहते थे कि हर तरीके से बस एक नया भारत गढ़ा जाए जो इंडिपेंडेंट हो, जो अपने पैर पे खड़ा हो सकता हो, स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। और वो चाहते थे कि इंडिया अपने पैरों पे खड़ा हो और वो आज़ाद हो जाए, अपने लिए आवाज़ उठा सके, ठीक है। तो हमेशा से उनका क्या मेन मुद्दा, किसी भी चीज़, किसी भी लड़ाई, किसी भी विरोध, किसी भी प्रोटेस्ट के पीछे उनका मेन मुद्दा यही होता था कि वो इंडिया को क्या एक ऐसा इंडिया गढ़े जिसमें इंडिया फ्री हो, ठीक है, आज़ाद हो और अपने पैरों पे खड़े होने लायक हो। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रेयर Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Island. एक आदमी है जिसका नाम है चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज, ठीक है। अब ये कौन है, ये एक इंग्लिश पैसिफिस्ट है, शांतिवादी हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश थे और ये गांधी जी के बहुत डिवोटेड फॉलोअर थे, मतलब बहुत समर्पण वाला, मतलब बहुत ज़्यादा मानते थे गांधी जी को और उनको बहुत निष्ठा से फॉलो करते थे, ठीक है। वो किसी टूर पे आए हुए थे और उसी टूर पे फिजी आइलैंड में अपने टूर की ड्यूटी को ख़त्म करके वो जब वापस जाने लगते हैं तो वो जाते जाते चाहते हैं कि गांधी जी को बाय बाय बोल दे, बिड फेयरवेल कर दे, मतलब उनसे विदा ले लें, ठीक है। गांधी जी's lawyer's friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. गांधी जी के दोस्त सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया है कि ये अच्छा होगा हमारे देश के लिए, या हमारे जो भारत छोड़ो जो चल रहा है कि मतलब ब्रिटिशर्स को कि तुम लोग यहाँ से भागो। इसमें अगर एक इंग्लिशमैन हम लोग के साइड में आ जाए तो क्या होगा कि दुश्मन का कोई आदमी, एक विभीषण अगर हम लोग के साइड में आ जाए तो पूरी की पूरी क्या होगी, रामायण को हम लोग जीत लेंगे, उस युद्ध को ही जीत लेंगे, है ना।
विभीषण के इधर आने से क्या हो गया था, राम जी रावण को मार पाए थे। तो वैसे ही यहाँ होगा कि अगर एक ब्रिटिशर इधर आ जाए हम लोग की तरफ तो ब्रिटिश को भगाना बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा गांधी जी के लॉयर दोस्त लोग सोचते हैं जो भी उनके साथ होते हैं। तो चंपारण में रह जाएगा एंड्रयूज़, तो बहुत बड़ी हमारी हेल्प हो जाएगी। एंड्रयूज़ वॉज विलिंग इफ़ गांधी अग्रीड। एंड्रयूज़ को भी कोई दिक्कत नहीं था गांधी जी लोग के साथ मिल करके प्रोटेस्ट करने में और इनके तरफ से लड़ने में कोई परेशानी नहीं थी। अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने में उनको कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, बशर्ते शर्त ये थी कि गांधी जी मान जाएं। बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड। लेकिन गांधी जी एकदम घोर आक्रोश के साथ मना कर देते हैं, नहीं, ये नहीं करना है, किसी को हम लोग के साइड रखने का ज़रूरत नहीं है। ही सेड, वो कहते हैं, यू थिंक दैट in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side। तुम लोगों को क्या लगता है कि इस अनइक्वल यानी कि असमान लड़ाई में, असमान अपने ये सब बोला उन्होंने क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग थे या गांधी जी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग, हम लोग को इंडियन को बहुत स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे या कुछ तो उनके दिमाग में चल रहा था जिस वजह से वो ये बोलते हैं कि ये अनइक्वल लड़ाई है। ये भी हो सकता है इस वजह से गांधी जी अनइक्वल बोल रहे थे कि अपने घर से किसी को यहाँ से भगाना, ये अपने घर से हटा देना या ज़बरदस्ती को यहाँ पर रह रहा है, किसी घुसपैठ को यहाँ से निकालना, ये अनइक्वल फाइट ही है ना, ये लड़ाई ही नहीं है, लड़ाई का कोई मुद्दा ही नहीं है। तुम मेरे देश में रह रहे हो तो मेरे देश को छोड़ के जाओ, ये अनइक्वल है ना, ये बिल्कुल ही इक्वालिटी नहीं है। ठीक है, वो बोलते हैं कि तुमको क्या लगता है कि ये असमान लड़ाई में अगर कोई इंग्लिशमैन हम लोग के साथ आ जाएगा तो ये हेल्पफुल हो जाएगा। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। ये लॉयर्स को कहते हैं कि ये तुम लोगों की कमी को दिखाता है, तुम लोगों की कमज़ोरी को दिखाता है कि तुम लोग अपने को ही वीक समझते हो। तो तुम लोग समझो कि एक इंग्लिशमैन हम लोग की तरफ आ जाएगा तो हम लोग लड़ाई जीत जाएंगे, तो ये तुम लोग के मन का कमज़ोरी है ना, ये दिखता है कि तुम लोग कितने डरपोक हो, कमज़ोर हो। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। गांधी जी कहते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये जो बैटल है, ये एक जो मुद्दा है ये बहुत ही जस्ट है, मतलब फेयर है, ये इस पर कोई लड़ने वाली बात ही नहीं है। और तुम जीतने के लिए अपने आप पे भरोसा रखो, रिलाई करो, डिपेंड करो। रिलाई का मतलब होता है डिपेंड करना, है ना। अगर तुम जीतना चाहते हो तो अपने ऊपर भरोसा रखो और अपने ऊपर डिपेंड रहो सिर्फ। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman। तुम लोगों को इंग्लिशमैन एंड्रयूज़ का सहारा लेने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। जस्ट बिकॉज वो इंग्लिशमैन हैं उनको सहारा बनाना बंद करो या उनको सहारे के जैसे इस्तेमाल करने का सोचो भी मत। ठीक है, ऐसा गांधी जी का मानना था। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। और लॉयर्स कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स, राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि उन्होंने, गांधी जी ने हमारे मन को पढ़ लिया था, अपने दिमाग को पढ़ लिया था। एंड वी हैड नो रिप्लाई, हम लोगों और हमारे पास कोई जवाब भी नहीं था क्योंकि गांधी जी उन लोग के वीकनेस को पढ़ लिए थे, है ना। वो दिख रहा था कि अगर एक ये जो समझदारी वाली जो बात कर रहे हैं कि हाँ इंग्लिशमैन अगर हम लोग के साथ हो जाएगा तो हम लोग बैटल जीत जाएंगे, उनकी कमज़ोरी है ना। तो ये दिख गया, उनके चेहरे पे झलक गया और गांधी जी ने उसको क्या किया, पढ़ लिया। और राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि और इसके बाद हम लोग निशब्द थे, हम लोग के पास कोई भी शब्द नहीं थे। गांधी इन हिज वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और इतना ही बोल करके गांधी जी ने उनको क्या सिखाया, आत्मनिर्भरता सिखाई, सेल्फ रिलायंस सिखाया। आत्मनिर्भर रहना सिखाया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेर ऑल बाउंड टुगेदर। और एक छोटे से चैप्टर में आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस, आज़ादी, भारत की आज़ादी और शेयर क्रॉपर्स को इंसाफ मिलना, ये सब क्या था, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू सो मच।